पहले तो आप सबको सलाम। पार्टी ने इस कन्वेंशन को बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत हल्के में थोड़ी जानकारी मैं दूंगा। वैसे काफ़ी बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने शहर में काफ़ी काम किया है। सोमनाथ जी हैं, रघुनंदन हैं, अशोक हैं, तो वो भी इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। मेरा काम है कि जो पूरा चित्र है दिल्ली का वो आपके सामने रख देना। अब उस चित्र में आपको ढूंढना है कि आप कहाँ हैं, आपकी क्या परेशानी है और उस परेशानी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक चित्र है, ये है जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं। ये दिल्ली का पहला शहर एक प्रकार से माना जाता है। आप देखिए बगल में यमुना नदी बह रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो है ये पहाड़ी इलाका है जो कोही कहलाता है। दिल्ली में एक पहाड़ी इलाका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके रिज जिसको कहते हैं। तो ये पहाड़ी इलाका और नदी जहाँ मिलती है वहीं पे शाहजहां ने ये शाहजहानाबाद बसाया था ताकि पानी का भी फायदा मिले और बगल में सुरक्षा पहाड़ी से भी मिले। अब जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले इस तरह से शहर का विस्तार किया। इसलिए किया क्योंकि पहले अंग्रेज उसी शाहजहानाबाद में बसते थे, लेकिन जब 1857 में गदर हुई तो फिर अंग्रेज को लगा कि ये पुरानी दिल्ली में उनको खतरा है, इसलिए वो उस खतरे से भाग करके उन्होंने ये बनाया, ये सिविल लाइन बनाया है जो और आगे है उत्तर की तरफ, और ये नई दिल्ली बनाई जिसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं, जहाँ उनके साहब लोग रहते थे। और बाद में ये क्षेत्र भी उन्होंने बसाया। ये फौजी इलाका है, छावनी कंटोनमेंट जिसको कहते हैं, और ये पूसा का जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, और ये बाकी उन्होंने इलाका बसाया। ये जो सड़क है ये लोधी रोड है, और लोधी रोड का नाम पहले रिंग रोड था, यानी कि मानते थे कि शहर उसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो शहर तो अब उसके काफ़ी आगे बढ़ गए। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से शहर का विस्तार होता है एक समस्या को सुलझाने के लिए, किस तरह से योजनाकार सोचते हैं, ये हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। खतरा है तो उस खतरा को टाल दो और कहीं और उसका निपटारा करने की कोशिश करो। उसके बाद ये और फैला है, और ये इसलिए फैला है कि 1948 में बंटवारा हुआ था। तो जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से उस वक्त 5 लाख रेफ्यूजी दिल्ली पहुंच गए थे, और उस वक्त दिल्ली शहर की आबादी, मतलब ये पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली, अंग्रेज़ों की नई दिल्ली को मिला के करीब 11 लाख थी। 11 लाख में से 7 लाख पुरानी दिल्ली में थी और 4 लाख तथाकथित नई दिल्ली में। तो 11 लाख की आबादी में जब 5 लाख और लोग आ गए तो सरकार के सामने ये समस्या हुई कि कैसे इनको बसाया जाए। तो कुछ को तो पुरानी दिल्ली में जो मकान खाली हो गए थे, जो मुसलमान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनको वो मकान मिले। बाकी लोगों को मकान प्लॉट काट के पैसा दे के बनाने के लिए जो अभी का रिंग रोड है उस रिंग रोड के आसपास बसाया गया। और आप किसी भी बस्ती का नाम, कॉलोनी का नाम सोच लो जिसके पीछे नगर लिखा हो और जिसके आगे किसी आज़ादी के वक्त की लड़ाई में कोई नेता रहा हो, तो वो कॉलोनी रेफ्यूजी कॉलोनी। नवरोजी नगर,
लक्ष्मीबाई नगर, नेहरू नगर, कमला नगर, रंजीत नगर, पटेल नगर, ये जितने भी नगर हैं ऐसे करीब 20 नगर बने। और ये 20 नगर इस प्रकार से, ये देखिए, ये इनको बसाया गया। और इनको जब बसाया गया, अब आप इन कॉलोनी में गए होंगे, किदवई नगर आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा भला कॉलोनी है। और उसमें एक एक प्लॉट, जो सबसे छोटा प्लॉट है वो 100 मीटर का है, बड़ा प्लॉट जो है वो 200 मीटर का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बंगला बनाने के लिए वहाँ पे इंतज़ाम हुआ, ऐसे लोग जो बाहर से आए थे। अब ये जब मकान बने तो कुछ दिन बाद इस शहर में पीलिया की बीमारी छा गई और इसके ऊपर छानबीन हुई कि 700 लोग मर गए थे और वो अधिकांश गरीब घरों से थे। तो पूछा गया कि ये लोग मर क्यों गए। ये लोग वो थे जो अस्पताल में आए थे, वो मर गए। तो बहुत और लोग बीमार पड़े होंगे, उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जितने लोग मरे थे उनका रिकॉर्ड है। तो पता चला कि इस शहर में एक नाला है, ये देखिए, ये नाला आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये नजफगढ़ नाला है। जब तक शहर पहाड़ी के अंदर था तो उसका पानी बह के यमुना नदी में जाता था। बारापुला नाला आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बारापुला नाला से ओखला के पास वो सारा पानी यूं बह करके आता है, अभी भी आता है। लेकिन जब पहाड़ी पार कर दी और इस तरफ कॉलोनियां बनने लगी तो इनका सारा गंदा पानी अब नजफगढ़ नाले में बह के सीधे यहाँ पे यमुना में आने लगा। और जब वो आने लगा तो इस प्रकार से वहाँ पे इन कॉलोनियों का जो मल मूत्र था ये पूरे नदी में फैलने लगा। इस पानी को जो भी पीता था वो जाहिर है बीमार हो। और उसकी वजह ये थी कि ठीक इसके ऊपर ये है पंपिंग स्टेशन वजीराबाद का, जिसमें से पानी खींचते थे, पूरे शहर को सप्लाई कर रहे थे। तो जब ये पानी खींचता था, ये गंदा पानी भी उसके साथ खींच करके ये अमृत जो है सारे लोगों को पिलाया गया और उसी से 700 लोग मर गए। तो अब देखिए समस्या क्या है कि ये गंदा पानी आ रहा है, यमुना नदी में आ रहा है, इसका कुछ करना चाहिए। तो योजनाकारों ने सबसे पहले काम क्या किया कि यहाँ पे एक बांध बना, ताकि ऊपर पंप है और नीचे नजफगढ़ नाले का पानी यमुना में बह रहा है, तो दोनों को वो अलग कर दिया। तो ये है वजीराबाद बराज। वजीराबाद आप लोग पार करते होंगे, वो पुल है, उसके नीचे बांध बना हुआ है, फाटक लगे हुए, और ये तब का बना हुआ है 1955 का, ताकि ये दोनों पानी अलग हो सके और दिल्ली को साफ पानी मिल सके। तो आप देखेंगे फिर वही समस्या का समाधान करने के लिए योजना कैसे बनती है कि दोनों को अलग कर दो, गंदे पानी को इस तरफ जाने दो, नीचे जो भी पिएगा वो मरे, ऊपर जो है वो पानी साफ रहेगा, उसको पीने के पानी को सप्लाई शहर में करेंगे। तो इसके बाद ये बना है दिल्ली का पहला मास्टर प्लान। इसके लिए डीडीए को बनाया गया था। डीडीए का नाम तो आप सबने सुना होगा। डीडीए का खास काम था कि ऐसी योजना बनाओ जिससे कि दोबारा इस तरह की परेशानियां सामने ना। तो डीडीए के योजनाकारों ने सबसे पहले 1962 में 20 साल का प्लान बनाया था
और ये प्लान का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जितने भी पीले रंग हैं आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये रहीवासी इलाका, ये रहने की जगह। मानते थे आधी ज़मीन शहर की लोगों के रहने के लिए होनी चाहिए, तो यहीं पे कॉलोनी बन सकती है, और कहीं बनेगी तो वो अवैध है। ये जो आपको काला दिख रहा है, ये सब औद्योगिक क्षेत्र है। ये है साहिबाबाद की तरफ जाने वाला, ये है शाहदरा का, ये है ओखला का, ये है आपके रोहिणी की तरफ जो उद्योग विहार बना है। तो ये सारे औद्योगिक इलाके हैं, सिर्फ यहाँ पे उद्योग बन सकते हैं। इसके लिए 5% जमीन रखी है और कहा यहाँ पे उद्योग सिर्फ यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। और कहीं अगर किसी ने फैक्ट्री खोल दी तो वो अवैध है। और ये जो कुछ आपको लाल दिख रहा है, ये इसको कमर्शियल मानते हैं, यानी कि व्यवसायिक। यहाँ पे बाजार होंगे और इन बाजारों का मतलब है कि यहीं पे खरीद फरोख्त, मंडी, ये सब यहीं पे बन सकती है। और कहीं पे अगर बाजार बनेगा तो वो फिर अवैध घोषित कर दिया जाए। तो इस तरह के नक्शे से बनाने से क्या होता है कि कौन सा कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी है, वो इस नक्शे में बता दिया जाता है। तो जो भी इस रंग से बाहर निकल गया वो गैर कानूनी होगा। उस रंग के अंदर है तो उसको कानूनी मानेंगे। अब इसके बाद इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, ताकि, और क्योंकि शहर बढ़ रहा है, ये तो तब का शहर था 1962 का। अब ये देखिए, ये 1982 में शहर कितना बढ़ गया 20 साल के अंदर। और 1982 में जो प्लान बना उसमें कहा उसी तरह से पीले रंग जो है वो सब रहने के लिए, काले रंग वो उद्योग के लिए, लाल रंग व्यापार के लिए, और जो थोड़ी बहुत हरा रंग दिखता है वो हरियाली के लिए। कहीं कहीं पे आपको नीला भी दिखेगा, जैसे कि ये पब्लिक एरिया है। पब्लिक एरिया मतलब यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन सकती हैं। और इसमें आप यहाँ तक देखेंगे कि ये पुराना शहर अभी भी है, दिख रहा है कि ये पुराना शहर भी हम देख पा रहे हैं, और इस शहर को भी हम इस पूरे शहर का एक हिस्सा मानते हैं। और इसके बाद जो 2001 का बना है वो देखिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि शहर इतना और बड़ा होगा। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक ये जो लाल रंग आपको दिख रहे हैं, बहुत बढ़ गया, लेकिन ये व्यावसायिक एरिया नहीं है। ये लाल रंग है जितनी भी कच्ची कॉलोनी है, जिसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहते हैं। तो वो भले ही पीले रंग के बाहर बनी हो, कुछ पीले रंग के अंदर भी बनी है, लेकिन ये सब अवैध है। और ये इसलिए अवैध है क्योंकि डीडीए ने इनको मंजूरी नहीं दी। पहली बार इनको नक्शे में डाला, इसके पहले आज तक नक्शे में डाला नहीं। लेकिन इसमें करीब इस शहर की 1/3 आबादी इन कच्ची कॉलोनियों में रहती है। अब सरकार ने इसको नक्शे में डाला है, डीडीए ने, तो इसका मतलब है शायद इसको आगे जाके मंजूरी दे देगी। यानी कि जो सरकार घर नहीं बना पाई
लोगों ने अपना घर बनाया है, प्रॉपर्टी डीलर से खरीदा है, पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदा, पैसा दे के खरीदा, पैसा दे के अपना घर बनाया, मकान बनाया, लेकिन यहाँ पे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल नहीं। ये अपना देखें, लेकिन कम से कम पहली बार नक्शे में आए तो हैं। और इस नक्शे में जो दिखाया नहीं गया है वो ये है झुग्गी बस्ती। ये शहर के अंदर बसी हुई, ये डूसिब की सूची से निकाली कि किस, ये सफेद वाली जो गोल गोल दिखाई दे रही है, स्पॉट्स जो है, हाँ, ये मैं उसको हटा देता हूँ, ये लीजिए, हाँ, ये जो सफेद इतनी झुकी, ये झुग्गियां, इनको नक्शे पे दर्शाया नहीं गया और यहीं पे मेहनत कश रहता है। और अगर आप ध्यान से गौर करें, ये ज्यादातर पीले इलाके में है। तो बसें तो ठीक है, लेकिन सब अवैध है। और बसें वहां पे हैं क्योंकि काम वहां पे, झाड़ू पोछा बर्तन, दुकानों में काम, फैक्ट्रियों में काम, सड़क पे काम, जो सारा काम दिल्ली में होता है वो इन्हीं बस्तियों से होता है। लेकिन इनको सबको अवैध मान लिया, नक्शे पे दिखा नहीं रहे। अगर नक्शे पे दिखाते तो पता चलता कि ज्यादातर, हमने देखा है, निकाला है इसका एक आंकड़ा, 85% जो हैं वो पीले रंग में हैं, और इसलिए एक तरह से उनका तो हक बनता है कि हम रहिवासी जमीन पे बसे हैं तो हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, सिर्फ ये है कि आपने मंजूरी नहीं दी। तो मैं आगे चल के मास्टर प्लान में 2 चीजों के ऊपर बात करूंगा। ये तो प्लानिंग का, आपको योजना कैसे बनता है उसका आपको एक तस्वीर दिखा रही है। अब सवाल ये है कि इस मास्टर प्लान में, इस योजना में 2 चीजें, एक काम, दूसरा मकान, क्योंकि मेहनत कश के लिए यही सबसे जरूरी है कि काम कहाँ मिलेगा, कैसा काम मिलेगा, किधर काम मिलेगा, और दूसरा है कि रहेंगे कहाँ उस काम को करने के। जैसे कि ये झुग्गी बस्तियां बनी हैं, वो वहीं पे बनी है जहां पे काम होता है, मजदूर वहीं पे बसता है और कहीं नहीं बसता है। लेकिन प्रचलित ये कहा जाता है, किया जाता है कि मजदूर घर के लिए दिल्ली आया है। असलियत तो यह है कि मजदूर काम के लिए। अब रोजगार, ये 20 साल पहले के मास्टर प्लान में कह दिया गया था कि दिल्ली में ज्यादा रोजगार देने वाली इकाई को मंजूरी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब, कोई भी बड़ी संस्था हो, बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मार्केट हो, बाजार हो, मंडी हो, उसको मंजूरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे रोजगार पैदा होता है। ये योजनाकारों ने कह दिया, और इसलिए कहा, उनका तर्क क्या था कि अगर ये बड़ी बड़ी चीजें बन जाए तो और लोग आ जाएंगे और झुग्गियां फैलेंगी, दिल्ली और गंदी और मैली होगी। और आपको याद होगा कि ये योजना 2001 में बनी थी और उसके ठीक बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी चल रही थी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी का मतलब शहर को साफ रखना है। झुग्गी बस्ती आएंगे, लोग आएंगे, गरीब आएंगे तो शहर गंदा दिखेगा,
इसलिए ये इन्होंने साफ साफ कह दिया। अब आगे चलिए, रोजगार 3 प्रकार के हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। एक तो जो किसानी करते हैं, जो खेती करते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक, जो जमीन से पैदा करते हैं। दूसरे होते हैं जो कि कारखानों में काम करते हैं, यानी कि इसको कहते हैं सेकेंडरी, द्वितीय स्तर पे, यानी कि जो जमीन से निकलती है उसको फिर बदलते हैं। और तीसरा होता है सेवा, जो माल बनता है उस माल को सप्लाई करते हैं। ये 3 स्तर। अब रोजगार का क्या हाल है दिल्ली शहर में इन तीनों को लेके? ये 1962 से लेके 2040 तक का आंकड़ा है। अब इस आंकड़े को अगर आप देखें तो ये देखिए, 1962 में हम पहुंचाने का काम ज्यादा होता था, माल बनाने का काम कम होता था, खेती फिर भी थोड़ी बहुत होती थी। अब जैसे जैसे शहर फैलता गया, 62 से 81 तक वो जो 20 साल थे, उसमें सर बीडीए ने जानबूझ के उत्पादन बढ़ाया है, फैक्ट्रियां स्थापित हुई। तो 80 तक फैक्ट्रियां बढ़ी और माल को बेचने का काम धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि दिल्ली एक प्रकार से माल पैदा करके बाहर भेजने का एक क्षेत्र बन गया। उसके बाद आप देखिएगा कि फिर धीरे धीरे ये बढ़ गया, फिर से ये घटने लगा। ये 2000 से फिर से ये घटने लगा, ये बढ़ने लगा, और खेती जो है वो तो बिल्कुल जीरो हो गई। यानी कि अब लोग खेती नहीं कर रहे, जमीन बेच रहे, खेती में तो कोई फायदा है ही नहीं। और इसको अगर मास्टर प्लान के हिसाब से देखें तो पहले मास्टर प्लान में आप देखेंगे कि उत्पादन बढ़ाने का काम हुआ था, व्यापार का काम कम कर दिया। दूसरे मास्टर प्लान में देखेंगे कि उत्पादन घट गया और सेवा बढ़ गया। ये सेल जो है, व्यापार जो है वो घट गया। और इसकी मेन वजह ये है, तो याद होगा एक कानून पारित हुआ था कि फैक्ट्रियों जितनी हैं प्रदूषण करने वाली, उनको बंद कर दी जाए। तो उस समय 1.25 लाख फैक्ट्रियां थी और 90,000 को नोटिस मिल गई, जबकि वो प्रदूषण नहीं कर रही थी। वो सिर्फ ऐसे इलाकों में थी जो काला नहीं था, यानी कि जहां पे फैक्ट्री को इजाजत नहीं। तो उसका भी आंकड़ा सुन लीजिए, 90,000 को बंद कर दिया, नोटिस दे दिया। फिर दिल्ली सरकार ने निकाला कि इसमें से कितने लोग अपनी फैक्ट्री दोबारा खोलना चाहते हैं ऐसे इलाके में जहां पे फैक्ट्री को इजाजत हो, हम नई फैक्ट्री एरिया बनाएंगे। तो 90,000 में से लगभग 50,000 ने एप्लीकेशन दिया, करीब आधे। उन 50,000 को कहा कि हर एक 11 लाख रुपया सब जमा करो तो हम तुमको प्लॉट देंगे। तो करीब 27,000 ने 11 लाख जमा कर दिया। उस 27,000 में से इन्होंने 16,000 को मनोनीत किया कि तुमको प्लॉट देंगे दिल्ली में। और उसी के लिए बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया बना और कहा गया कि इन 16,000 को वहां पे प्लॉट देंगे, और वहां पे अभी तक 9,000 को प्लॉट दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्पादन कैसे घटा दिया और कैसे मजदूर जो है उसके काम का क्या हुआ।
उसके बाद का अगर आप देखें कि उत्पादन फिर बढ़ गया, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को प्लॉट बवाना में नहीं मिला, नरेला में नहीं मिला, उन्होंने फिर पीछे की गली में अपना शुरू कर दिया। जहां से उनको हटाया गया था, कीर्ति नगर में आप जाएं, मेन रोड से हट के आप वो पीछे की गली में चले गए। तो लोग भी अपना समझ लेते हैं कि उत्पादन कैसे करना है, लेकिन ये अभी के मास्टर प्लान के लोगों को भाता नहीं। इसलिए अभी जो मास्टर प्लान बना है उसमें कह रहे हैं कि नहीं, हमको इसको घटाना है, ये उत्पादन घटाना है। दिल्ली सेवा केंद्र बनेगा, उत्पादन का केंद्र नहीं बनेगा। इसीलिए उत्पादन को बिल्कुल नीचे करना है और सेवाओं को बढ़ाना है। और इसको कैसे करेंगे, उसके लिए अच्छा हाँ, नीचे का भी पढ़ लीजिए। अभी लगभग बेरोजगारी जो है, इनको छोड़ के, ये तो वो लोग हैं जिनको काम मिल रहा है, बेरोजगारी जो है वो लगभग ये 18-19 में 10% थी, 10%। अब कोविड के बाद ये बढ़ के 18% हो गई। लोगों को काम नहीं मिल रहा। संख्या, मजदूरों की संख्या, ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस समय 2021 में मजदूरों की संख्या 78 लाख है, और वो 2040 में बढ़ के 120 लाख हो जाएगी। 78 लाख, 78 लाख से 120 लाख हो जाएगी। 78 लाख में ही अभी 18% जो है वो बेरोजगार। तो ये 120 लाख लोगों के लिए कैसा रोजगार मिलेगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनको रोजगार अगर मिलेगा तो सेवा में मिलेगा, उत्पादन में नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये है इनका सपना। दिल्ली ऐसे बनी। अच्छा, इसको शायद आपने देखा नहीं। ये दिल्ली कैसे बनेगी, ये दिल्ली का सपना है। इसमें है नाइट इकोनॉमी। नाइट इकोनॉमी यानी कि काम दिन में नहीं, रात को। दुकानें, रेस्तोरां, होटल, मॉल, ये सब 24 घंटे खुले रहेंगे। रोजगार मिलेगा, रोजगार इन्हीं में मिलेगा। लोग तो रोजगार। ये नया सपना है दिल्ली का। अब आप सोच लीजिए, इसमें किसको रोजगार मिलेगा, किस तरह का रोजगार मिलेगा, ठेके के मिलेगा या पक्की नौकरी मिलेगी, कितना पेमेंट मिलेगा, ये सोचने लायक बात है। और एक चीज, और ये सब काम जो है नेट पर होगा। ये जितने भी रंगीली रातों का काम है, और ये महिलाओं और युवाओं को खास तौर से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि रात को काम करना है, मनोरंजन का काम करना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, उसके लिए महिलाओं और युवाओं को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। अब मैं दूसरे पे आता हूँ कि क्या क्या, किस तरह का उत्पादन इस शहर में सबसे ज़्यादा, या किस तरह की चीज़ें हमके बिक सकती हैं। एक तो है जो सबसे बड़ा हमको आंकड़ा मिला है कि दिल्ली में कपड़ा सीने का काम खूब बढ़ गया। कपड़ा बनना मतलब कमीज, पैंट, ये सारी चीज़ें बन रही। ओखला में बहुत बड़े पैमाने पे बन रहा है। दूसरा है खिलौने। खिलौनों का काम बहुत बढ़ गया है। ये करीब
1.5 गुना बढ़ गया है, ये करीब 3/4 बढ़ गया दिल्ली में। और साथ साथ में ये सेवा केंद्र कंप्यूटर पे और ये डिलीवरी, ये दोनों काम भी बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं कामों के ऊपर आगे की दिल्ली का सपना है, और उसमें अब हमको देखना है कि वो काम कहाँ होगा। तो ये मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ कि 2000 से लेके 2041 तक ये 3 वो है बार हैं, और ये चौथा है। ये है मौजूद 2001 में कितने औद्योगिक क्षेत्र थे, 2002 तक उन्होंने कितने बनाने की बात कही थी, और 2021 में कितने बने थे। 9 बनाने की बात कही थी, 9 बने थे और बनाने चाहिए थे 23, जो सब अब अवैध है। मतलब मौजूद इतने थे 33 इंडस्ट्रियल एस्टेट, 9 और बनाने थे अगले 20 साल में, ये इन्होंने बनाए नहीं। तो जब बनाए नहीं तो लोगों ने अपने अलग अलग बनाए, और ये सब अवैध इंडस्ट्रियल कॉलोनी। तो अभी सरकार ने उनको कम से कम मान्यता दी है कि ऐसे 23 कॉलोनियां हैं जो कि अवैध इंडस्ट्रियल एस्टेट या इंडस्ट्रियल एरिया। तो अगर ये अवैध हैं तो इसमें मजदूर भी अवैध, ये उजड़ जाएंगी तो इसमें से मजदूर भी उजड़ जाएंगे। और 2041 के प्लान में ये बताया ही नहीं कि कितनी इंडस्ट्रियल एरिया होंगी। इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाने वाले नहीं है। यहाँ तक कह दिया है कि ये जो पुरानी वाली है, इन सब में अब उत्पादन नहीं होगा, अब इन सब में ही सेवा का काम। यहाँ पे बीपीओ खुलेंगी, यहाँ पे मॉल खुलेंगे, यहाँ पे शादी ब्याह के बैंक्वेट हॉल खुलेंगे, यहाँ पे पर्यटन के लिए एग्जीबिशन खुलेगा। अब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, आप अगर ओखला चले जाएं तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में यही हो रहा है। जितनी भी पुरानी फैक्ट्रियाँ थी वो प्लॉट खाली हो गई हैं, अब वहाँ पे ये सब चीज़ें बनना शुरू हो गई। मायापुरी में ये हो रहा है, वजीरपुर में ये हो रहा है, वो नरेला में ये हो रहा है। मायापुरी के अंदर सारे जो है बैंक डाल देंगे। ये हाल, तो ये दिल्ली किस तरह से बन गई। तो अगर बना जगह नहीं देंगे और उसको भी बदल देंगे तो फिर आदमी काम के लिए जाएगा कहाँ। ये जो 120 लाख लोग आएंगे 20 साल में, उनको काम कहाँ मिले। दूसरा है व्यापार मंडी। व्यापार मंडी में देखिए 2001 में कहा था इतने हैं, उसके बाद कहा था 6 और बनेंगे, 9 और 6 15, लेकिन उस वक्त प्लान में ही कहा था कि 21 चाहिए। तो इसका मतलब 6 बनी नहीं। अगर 6 नहीं बनी तो वहां पे जितने लोडर थे, जितने छोटे दुकानदार थे, वो सब कहाँ जाएंगे। उनके यहाँ जो मजदूर है वो कहाँ जाए। और अब ये है कि 2041 में 29 व्यापार मंडियां बनेंगी। कहाँ बनेंगी, किधर बनेंगी, कैसे बनेंगी, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। सिर्फ मानक है कि 29 और बननी चाहिए। इसी तरह से चार थी बड़ी ऑफिस, यहाँ पे दफ्तर लोग खोल सकते थे। 11 और इन्होंने कहा था कि 11 बननी चाहिए अगले 20 साल में।
4 थी, बरकाता 11 बननी थी। और 2041 में इसको हटा ही दिया, तो दफ्तर के लिए भी जगह नहीं। और आखिरी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर। नेहरू प्लेस आपने देखा होगा, भिकाई जी कामा प्लेस देखा होगा, राजेंद्र प्लेस देखा होगा। ये जितने भी प्लेस हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर। इसके मुताबिक, मास्टर प्लान के मुताबिक, 2001 में 10 थी और 13 और बनानी थी, वो आज तक नहीं बनी। 2021 में मुताबिक और 41 बननी थी, वो भी नहीं बनी। वो हम लोग अभी भी उस 10 पे टिके हुए। तो अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं बनेंगे, और एक एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में करीब 5000 दफ्तर होते हैं, छोटे मोटे बड़े सब मिला के, तो आप समझ लीजिए कि कितना वहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं बनाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे रोजगार के? और ये जो झुग्गियां हैं, इनको कहीं पे भी जब इसका नक्शे में, ये तो हमने नक्शा बनाया, ये डीडीए का नक्शा नहीं, दूसरे का ही लिस्ट सूची लेके, ये जितनी भी लाल लाल दिख रही, पहले मैंने सफ़ेद दिखाया था, ये लाल लाल जो है ये सब झुग्गी झोपड़ी। ये सब इसीलिए पैदा हुई है कि काम मिलेगा। अब देखिए इनके घर की बात अब करते हैं। ये है डीडीए का मास्टर प्लान का इरादा कि कितने घर बनाने थे। अब ये देखिए 1962 में कहा था कि इतने बनाने, बनाए उन्होंने इतने लाख, यानी कि 2 लाख घर उस वक्त नहीं बने उन 20 वर्षों। अगले मास्टर प्लान में 1980 से 2001 तक इतने बनाने थे, बनाए इतने, उसमें भी 11 लाख घर नहीं बने। तीसरे मास्टर प्लान में बनाने थे 24 लाख, अभी तक बने हैं 90,000। तो घर ही नहीं बना। तो 90,000, और ये कह रहे हैं 2040 में इतने बनेंगे 34 लाख, और उसमें से 20 लाख जो हैं वो प्राइवेट बिल्डर बनाए। अब डीडीए नहीं बनाए। डीडीए ने कह दिया है, क्योंकि ये दिख रहा है कि डीडीए का क्या काम रहा। तो डीडीए जब बनाएगी नहीं तो कौन बनाएगा? तो सारा काम उन्होंने बिल्डरों को सौंप दिया, क्या प्राइवेट बिल्डर बनाए। अब प्राइवेट बिल्डर अगर आपके लिए फ्लैट बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? सोचिए आप, सोचने लायक बात है ना। और उसके हिसाब से ये देखिए, ये जो 100 मीटर का प्लॉट बाहर से आए हुए रेफ्यूजी को 1950 में दिया था, तो इस तरह का मकान बना सकते थे। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी में उन्होंने 2 लाख परिवारों को बेघर कर दिया। तो ये दिया उन्होंने जहांगीरपुरी में, दक्षिणपुरी में, मंगोलपुरी में, जितनी भी पुरियां हैं वहां पे पहले 40 मीटर का प्लॉट देते थे, फिर वो घटा के 25 मीटर का प्लॉट कर दिया। तो इसलिए लोगों ने 25 मीटर के प्लॉट पे अपने मकान बनाए। उसके बाद जो अगला इविक्शन हुआ, जो यमुना को खाली किया, पुश्ता को 2002 में, उसमें 18 मीटर और 12.5 मीटर के प्लॉट दिए।
और उसमें आप चले जाइए भलसवा, भवाना, इस तरह के घर लोगों ने उसी 12.5 मीटर के प्लॉट पे बनाए। अब उसके बाद 25 मीटर से ज्यादा। दूसरे कह रही है नहीं, अब प्लॉट नहीं देंगे, अब फ्लैट देंगे। तो नरेला में चले जाए, बक्करवाला में चले जाए, वहां पे दूसरे के ये फ्लैट बनेंगे कि अब जमीन नहीं मिलेगी कि आप उसमें 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल परिवार के हिसाब से बना लो, नहीं, आपको एक फ्लैट मिलेगा, उसी में समा के रहो, परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना। और ये 3-4 मंजिल की है। अभी ये लोग सर्वे करने गए थे 7 जगहों में और पाया कि दूसरे की जितनी भी फ्लैट बनी है उसमें से 80% 80% खाली पड़ी, कोई जाना नहीं चाहता। कितने बड़े हैं? ये सब 21 मीटर, हैं? 20-21 मीटर के, फुट क्या होता है? 25 गज, 25 गज, 25 गज का। 25 गज का एक फ्लैट। कहते हैं 2 बेडरूम फ्लैट मिल रहा है। एक बेडरूम का हुआ 225 स्क्वायर फीट, 225 स्क्वायर फीट। 225 स्क्वायर फीट, जनता फ्लैट। हाँ जनता फ्लैट। अब और इसको अभी ये कह रहे हैं कि 1.25 लाख 2 लाख दोगे तो मिलेगा, हैं? 1.25 लाख 2 लाख दोगे तो मिलेगा। और अभी जो इनकी कल्पना है, जो कठपुतली कॉलोनी में और यहाँ कैंप में कर रहे हैं, क्या कैंप है उसका? गोविंदपुरी। नहीं गोविंदपुरी नहीं, ओखला के पास तहखंड में जो उन्होंने बनाया है, वो आप ये बना रहे हैं गोविंदपुरी के पास। और ये अभी तो 10-12 मंजिल का है। 2041 के प्लान में ये लिखा हुआ है कि ये 20 मंजिल तक जा सकता है। अब आप सोचिए 20 मंजिल, 20 मीटर का फ्लैट, 20 मीटर मतलब 225 स्क्वायर फुट का फ्लैट। उस फ्लैट में एक बाथरूम होगा, एक पैखाना होगा, एक छोटा कमरा होगा जिसमें सोएंगे, एक छोटा कमरा होगा जिसमें आपके मेहमान आएंगे, और एक किचन होगा। 225 फुट में ये सब बैठा हुआ। अच्छा, ऊपर जितना ऊपर जाएंगे पानी को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो मल जो है वो नीचे आएगा। बिजली कहाँ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? अगर किसी का ठेला है तो कहाँ रखेगा? अगर कोई खिलौना बनाना चाहता है या चाहती है, वो कहाँ बनाएगी? ये इनकी कल्पना। तो कठपुतली में तो बन चुका है, आप लोग जाके देख लीजिए क्या बना रहे। वो प्राइवेट बना रहा है, और भूमिहीन कैंप में वो तो डीडीए ने बनाया। तो आप दोनों की तुलना कर सकते हैं कि डीडीए ने क्या बनाया और प्राइवेट बिल्डर ने क्या बनाया। कठपुतली का मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ, उसी से आपको थोड़ी बात समझ में आ जाए। कठपुतली में 4000 परिवार थे। डीडीए ने कहा 2800 फ्लैट बनेंगे, यानी कि 1200 परिवार गए। फिर लोगों ने लड़ के कहा कि नहीं, आपको दोबारा सर्वे करना पड़ेगा। दोबारा सर्वे किया तो उन्होंने पाया 3500 परिवार योग्य।
तो यानी कि 3,500 फ्लैट बनाने चाहिए थे। नहीं, इन्होंने क्या किया कि 700 परिवार को नरेला भेज दिया, यहाँ के इनके खाली फ्लैट पड़े थे। 2,800 को इसी में बसाएंगे। उस 2,800 को भी 2 महीने पहले उन्होंने करार दिया कि 700 परिवार अयोग्य। तो अब सिर्फ 2,100 परिवारों को फ्लैट मिलेगा और हर फ्लैट के लिए 11.5 लाख रुपया जमा कीजिए। सोचिए आप दिल्ली की क्या कल्पना है। मैं ये आंकड़े आपको दे रहा हूं ताकि आप समझें कि योजनाकार कैसे सोचता है और उससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डीडीए कर, ये सब कुछ डीडीए कर। नहीं, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ हाँ। कठपुतली में हाँ। 11.5 लाख, तो उसमें तो कुछ था नहीं है, लेकिन अभी जो वो नया एग्रीमेंट निकाल के दे रहे हैं लोगों को कि साइन करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लैट नहीं देंगे, उसमें 11 लाख का, 11.5 लाख का। पहले तो था कि 30,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, अब उसमें 11.5 लाख जोड़ दिए। भूमिहीन कैंप में नहीं किया, ये कठपुतली में किया, क्योंकि भूमिहीन कैंप डीडीए ने बनाया और कठपुतली रहेजा ने बनाया। तो ये जो प्रस्तावित और न बनाने का कारण है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अगर ये कायदे से प्लॉट पहले बांट देते लोगों को ताकि लोग अपने घर बना सकते, तो ये सब की नौबत नहीं आती। अभी इससे slow। आखिर में कुछ उपलब्धियां डीडीए की, जो डीडीए ने पिछले 20 साल में किया, ताकि आपको भी मालूम हो कि कितना करते हैं, कहते क्या है और करते क्या। पहला तो है ये, अशोक जी बैठे हैं, ये माध्यमिक विद्यालय इतने प्रस्तावित थे, उन्हें थोड़ा संख्या बता देना। अच्छा हाँ, ये 2006 बनाने थे, ये लगभग 1600 बने, 400 माध्यमिक विद्यालय बने ही। तो सरकारी, हाँ ये डीडीए का है कि सरकारी, लेकिन गवर्नमेंट है ना, ये दिल्ली सारी गवर्नमेंट। सरकारी है। दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट तो तब बना पाएगी ना जब डीडीए उनको जमीन देगी। अब डीडीए जमीन ही नहीं देती तो कहाँ बनेगी। इसी प्रकार से मेडिकल लैब, अगर स्वास्थ्य के लिए आप जांच कराना चाहते हैं, ये बनाने थे 2006 और बनाए हैं करीब 500, तो आप जांच कहाँ करवाएं। पानी टंकी। पानी की टंकी मतलब ये जो नीचे बड़ा रिजर्वायर बनता है या ऊपर जो बड़ी टंकी बनती है, प्लान के मुताबिक यही 2000 के ऊपर बनाने थे और बनाए हैं। कितने? ये भी करीब 600 है। तो अगर पानी की टंकी ही नहीं बनेगी तो पानी कैसे मिलेगा। और आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों को देख के, बस डिपो, अस्पताल बेड इनको बनाने थे करीब 1 लाख और अभी है लगभग 20,000। तो सरकारी अस्पताल में अगर बेड ही नहीं है तो मरीज जाएगा कहाँ। अभी अगर सफदरजंग कोई जाता हो, वहां भी मारामारी तो देखने को मिलती है। तो ये इसी की वजह से कि जो बनाना था वो बनाया नहीं। और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जमीन डीडीए ने उसके लिए दी।
बस डिपो का भी वही हाल है। अगर बस डिपो नहीं बनेगा तो बस नहीं होंगे, बस नहीं होंगे तो सवारी कहाँ से जाएगी। और ये है पानी टंकी, सीवर, रैन बसेरा, 200 बेड का अस्पताल, ढाबा और महिला हॉस्टल। ये 2000 ये अलग नक्शा है। इसमें ये जो हरे हरे हैं ये 2021 में जो पिछला मास्टर प्लान था जो अभी खत्म हो गया 2021 में, ये उसके प्रावधान थे। 2041 के मास्टर प्लान में वो सब गायब हो गए, मतलब इनको बनाना ही नहीं। महिला हॉस्टल गायब। महिला हॉस्टल का जो कामकाजी महिलाएं थी जिनके लिए हॉस्टल बनाना था वो गायब। यानी कि डीडीओ को अब इसके लिए जगह ही नहीं देनी पड़ी। तो आखिर में अभी 2 और हैं। पानी सप्लाई ये 2001 का था, इतने गैलन, करीब 6000 गैलन पानी सप्लाई होता था, उतनी थी 6000 लाख गैलन। ये 2021 में इतने गैलन पानी, लाख गैलन पानी की सप्लाई है। 2041 में कह रहे हैं कि करीब 15,000 लाख गैलन चाहिए, लेकिन ये पानी कहाँ से आएगा? इसके लिए कह रहे हैं कि बारिश होती है, बारिश का पानी जमीन पे उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे, उसको नीचे जाने देंगे, फिर उसको पंप करके निकालेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये नया इन्होंने जुमला छेड़ दिया। लेकिन महंगी। और इसको भी कम ये भी मानकों का खेल है। कम कैसे कर दिया? ये कम इसलिए कर दिया कि यहाँ तक तो ये कहते थे, अब सुन लीजिए यहाँ पर, कि एक व्यक्ति को, एक कोई भी यहाँ व्यक्ति बैठा हो, एक व्यक्ति को एक दिन में 60 गैलन पानी मिलेगा। 135 इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इट इज 275 लीटर, 350 लीटर प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, यानी कि करीब 18 बाल्टी पानी एक व्यक्ति के लिए। ये देने का वादा है इनका, आज तक नहीं दे पाए। As per CPHE manual, it is 135 only. अभी कम कर दिया, 135 इज CPHED, लेकिन TDA इज 275, जो दिल्ली जल बोर्ड ने उन्होंने आंकड़ा दिया। इस साल उन्होंने उसको कम कर दिया, 275 से 225 पे ले आए, इसलिए पानी की आवश्यकता कम हो गई। लेकिन ये पानी कभी किसी को मिला नहीं, आज तक नहीं मिला, सिर्फ अमीरों के घर में जाता है। NDMC एरिया में 350 लीटर मिल रहा है, क्योंकि उनके बड़े बड़े लान हैं, बगीचों को उनको पानी देना पड़ता है। यह है मल उपचार। अगर इतना पानी देंगे तो इतना सीवर में निकलेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा। तो ये देखिए उपचार के भी आंकड़े देखिए, 2000 में एक जितना था, आज इतना है, कहते हैं 2041 में इतना होगा। हाँ, दिखाई नहीं। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है। ये है कि इसका 80% मानते हैं सीवर में चला जा रहा है। जितना पानी सप्लाई होगा उसका 80% सीवर में जाए। क्यों? यही रूल है। ये उनका एक नियम, इनको कहते हैं मानक। ये इंजीनियरिंग का रूल है। ये मानक है, 225 लीटर ये मानक है।
12.5 मीटर का प्लॉट मिलेगा, ये मानक है। 225 स्क्वायर फुट का फ्लैट मिलेगा, ये मानक है। ये मानक कौन तय करता है, कैसे तय करता है, किधर से तय करता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। ये स्ट्रीट वेंडर्स का स्ट्रीट वेंडर्स का अच्छा इसमें डाला नहीं है, मार्केट्स का मुझे डालना चाहिए था। वो आंकड़ा हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। कई आंकड़े हैं जो मिलते नहीं हैं, क्योंकि डीडीए कभी अपने आंकड़े छापती नहीं है, ये तो ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो ये है, अगर ये 6000 लीटर गैलन हर रोज सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 5000 गैलन, लाख गैलन रोज मल में निकल रहा है। सीवर में निकलेगा। तो इसका उपचार करना पड़ेगा। अब इसके उपचार की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, जितने भी इनके एसटीपी है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह पे बने हुए हैं, उनमें अगर कैपेसिटी 100 की है तो उसी में 150 ठोक देते हैं। तो अगर 150 आप उसमें ठोक देंगे तो वो उपचार क्या करेगा? उपचार नहीं हो, तो वो गंदगी निकलती रहेगी। और इसलिए आज तक यमुना नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि सारा मल उसी में जाता है। और कहते हैं कि गरीबों ने यमुना को गंदी की, इसलिए 2.25 लाख परिवारों को यमुना पृष्ठा से हटा दिया कि इन्होंने ही गंदा किया। और ये कूड़ा प्रबंधन, क्योंकि हर घर में से कूड़ा निकलता है, तो उस कूड़े का कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी आप आंकड़ा देख लीजिए कि करीब, अब ये ताजुब की बात है कि 2001 में 5000 टन कूड़ा हर रोज निकलता था। 2021 में आ गए तो 8000 टन, और जितने भी खत्ते हैं वो भर गए। गाजीपुर का हो, बवाना का हो, भलसवा का हो, सब भर गए। पता नहीं भलसवा का आप लोगों ने देखा होगा, कितना बड़ा पहाड़, उसमें आग जलती रहती है। और अब कह रहे हैं कि 2041 में इतना कूड़ा हो जाएगा। इसको कहाँ पटकेंगे, क्या करेंगे? हाँ, लगभग 20,000 टन, 19,000 टन हर रोज। अब आप सोचिए 19,000 टन एक ट्रक में ठूस के भर दीजिए तो 10 टन कूड़ा जाएगा, यानी कि डेली 1900 ट्रक चलेंगे। नहीं, लेकिन उसका विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि कूड़ा कम करें। नहीं, रिसाइकल नहीं, रिड्यूस। देखिए, ये कहते हैं कि हर घर से 700 ग्राम कूड़ा रोज निकलता है। 700 ग्राम कूड़ा का क्या मतलब? 700 ग्राम कूड़ा का ये मतलब होता है जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं, उसी का आधा आप फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक में आता है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का डब्बा होता है, उसके ऊपर पन्नी होती है, उसके अंदर एल्यूमिनियम का कुछ होता है। ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। सब्जी भी लाते हैं तो आप पन्नी में लाते हैं, तो ये सब फेंकना पड़ता है। और कूड़े का लगभग आधा यही है, पैकेजिंग। तो जब तक पैकेजिंग आप काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो हमने जो आपने वो देखा रंगीली रातें, तो उसमें कितना पैकेज होगा, कितना लोग इस्तेमाल करेंगे, और हर चीज़ पैकेज में आएगी। अभी डिलीवरी वाला आता है घर में, जो जिन लोगों के घर आता है, तो इतना बड़ा पैकेट होता है, उसमें माल इतना होता है।
बाकी सब तो फेंक ही देते हैं ना। जीएसटी भी उसी पे ज्यादा होता है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उसी पे पड़ता है, लेकिन मजदूर बन जाए। तो कमाई भी उसमें ज़्यादा होती है। तो जब तक आप कूड़ा कम नहीं करेंगे, ये सारा कूड़ा खत्ते में जाए। अब कह रहे हैं रिड्यूस नहीं, अब रिसाइकिल की बात कर रहे हैं। रिसाइकिल में इन्होंने सबसे बड़ा जो निकाला है वो है वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि इसको जलाएंगे। हाँ, पूरा फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि जलाएंगे तो जो अब दिख रहा था वो सब हवा में चला है और वो फिर सांस में जाएगा। आप दिल्ली का प्रदूषण का हाल तो जानते ही हैं। तो क्या हो, तो वही तो कहा है ना, नाली से गैस बना के पकौड़े तलना। हाँ, पकौड़े तले, लेकिन उसका गैस तो सूंघेंगे ना। तो और सभी ये जितनी भी सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूड़ा, सड़क, घर, जितना भी काम अब इन्होंने कह दिया है कि ये निजी कंपनियां करेंगी। क्यों? क्योंकि सरकार अब अक्षम, सरकार कर नहीं पा रही, हम फेल हो गए। तो अब सब अडानी, अंबानी, बजाज, रहेजा, कॉरपोरेट को सब सौंप दिया जाए और वही सब अब आपका भविष्य संभाले। आखिरी 3 सबक जो हमने इसमें से निकाला है और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला सबक ये है कि ये जो सर्वे करके मानक तय करते हैं, ये सर्वे इनके हाथ से निकालना है, क्योंकि ये सर्वे ढंग से करते ही नहीं। पहला सर्वे इन्होंने 1960 में किया था, उसके आधार पे मानक तय हुए थे, वही मानक आज तक चल रहे। 60 साल हो गए, उनकी कोई अहमियत नहीं। अभी जो 2041 का इन्होंने तैयार किया है मास्टर प्लान, उसमें डीडीए के नियम में लिखा हुआ है कि आपको सर्वे करना है और छापना है। ना उन्होंने सर्वे किया है, ना उन्होंने छापा है। उन्होंने केवल किया है कि दूसरे लोगों ने जो कुछ सर्वे किए हैं उसको आधार मान के उन्होंने, तो दिल्ली का पूरा सर्वे नहीं किया। सर्वे भी आउटसोर्स कर, वो भी आउटसोर्स कर, कोई कंपनी कर रही है, कोई एजेंसी कर रही है, खुद नहीं कर रही। और वो आंकड़े गलत हैं। अब जैसे कि उन्होंने नक्शे पे दिखा दिया है जो कच्ची कॉलोनियाँ, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, वो लाल लाल जो दिखा रहे थे, तो झुकी झोपड़ी को क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए ना। डूसिप की लिस्ट है तो उसको क्यों नहीं डालते? और डूसिप की लिस्ट भी पूरी नहीं है, उनकी लिस्ट में करीब 360 झुग्गी झोपड़ी बस्तियां। पॉपुलेशन क्या है झुग्गी झोपड़ियों की इस वक्त करीब 6 लाख है। 6। क्योंकि ये 360 की जो सूची बनाते हैं, ये 360 की सूची भी गलत है। अभी जितने भी लोग जा रहे हैं अदालत कि हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में डूसिप हलफनामा देती है कि इनका नाम हमारी लिस्ट में नहीं। तो फिर लिस्ट कैसे बनाई भाई आप? सर्वे कैसे किया? दूसरा है कि पिछले का इन्होंने मूल्यांकन आज तक नहीं छापा, यानी कि कितना करना था और कितना बनाया। हम बार बार पूछते रहते हैं, ये बताइए तो सही, नहीं बताते क्योंकि पोल खुल जाएगी। और इनके डीडीए के अंदर एक दफ्तर है जिसका काम ही है आंकड़े इकट्ठा करना, सांख्यिकी विभाग कहते हैं उसको, लेकिन वो आज तक आंकड़े नहीं छापती है। अभी उन्होंने आरटीआई में हमें जवाब दिया कि आंकड़े तो दूसरों के पास है, हमारा काम केवल है
उसको इकट्ठा करना, वो जब भेजेंगे तब हम आपको बताएंगे। और तीसरा है बजट। इसका भी डीडीए के एक्ट में लिखा हुआ है कि जब आप मास्टर प्लान बनाएंगे तो उसमें एक बजट होना चाहिए 20 साल का, क्योंकि बिना बजट के आप तो काम ही नहीं कर सकते ना। आज तक बजट नहीं छापा। 1962 के मास्टर पहले वाले में छापा था, बाकी जितने भी हुए आज तक एक भी बजट नहीं छपा। तो पता ही नहीं चलता है कि भाई कितने पैसे हैं, कहाँ से आएंगे, इसलिए क्या बनेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये हमारा सुझाव ये है कि अब तक लोगों को गलत माना गया है, लोगों को मुजरिम ठहराया गया है। हमको उल्टा करना है, मुजरिम डीडीए को ठहराना है कि आप एक तो ठीक से बनाते नहीं हैं, सर्वे आपका होता नहीं है, मानक आपके गलत हैं, दूसरा आप जो कहते हैं वो भी नहीं बनाते हैं, और तीसरा उस बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा आपके पास कहाँ है वो भी नहीं पता। इस वक्त डीडीए 10,000 करोड़ के घाटे में जा रहे हैं। जब बजट ही नहीं है तो आप करोगे क्या? फिर आप कहते हो कि प्राइवेट सब करेगा। सुझाव भी मांगे थे। तो एक्चुअली आपने अभी दिखाया प्रोजेक्शन से प्लान तो है ही नहीं। प्लान है नहीं कि कहाँ से किस जगह पे कितना और कितने पैसों में बनेगा। जब तक ये आंकड़ा ही नहीं है, ये तो सब हवाई है। वो नाइट इकोनॉमी एक हवाई प्लान है कि दिल्ली ऐसी होगी। तो दिल्ली की असलियत क्या है वो लगता है इनको दिखती नहीं। तो मैं इसी में समाप्त करता हूँ। मेरे ख्याल से